पिछले वाले क्लास में आपने ये पढ़ा कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या होता है ना। चलो ये तो आप जान चुके, लेकिन हमने आपको कहा था कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है ना कभी कभी समस्या भी क्रिएट कर देता है ना। तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हो गया, और हमारा जो बड़े बड़े डैम होते हैं, बहुत बड़े बड़े डैम, ये सबके सब फायदे के लिए ही बनाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये सब समस्या भी क्रिएट कर देता है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये किस प्रकार से समस्या क्रिएट करता है और कौन कौन से समस्याएं इनके द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ डैम्स में अफेक्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर्स। देखिए कभी भी आप डैम देखेंगे ना, तो डैम कभी भी आप देखेंगे तो नदी के बीचों बीच बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि नदी के पानी में बहाव होता है, और बहाव है, उसी बहाव को रोकने के लिए बनाया जाता है बीच में हमारा डैम। तो जो पानी नदी का पहले एकदम पूरी तरीके से जब नेचुरली फ्लो कर रहा था, अपने गति से चल रहा था, उसके गति को क्या कर दिया जाता है? रोक दिया जाता है। अब ऑब्वियस ये बात है भाई, नदी के बीचों बीच आप कोई ऑब्स्टेकल डाल देंगे, कोई डैम बना देंगे, तो नदी का पानी इधर उधर भागने लगेगा, है ना, यानी कि वो अपने रास्ते से भटक जाएगा। तो जो नदी का जो नेचुरल फ्लो था, जिसको उस रास्ते से जाना चाहिए था, उसी रास्ते में आपने डैम बना दिया, तो ऑब्वियस ये बात है उसके नेचुरल फ्लो को आप क्या कर रहे हैं? अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये पहला समस्या हो गया। ठीक है, उसके बाद एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द डैम। अब देखिए बहुत बार हमने आपको ये बताया है कि जब कोई भी नदी बहती है तो वो केवल अपने साथ पानी को लेकर नहीं बहती है ना, पानी के साथ साथ बहुत प्रकार के धूल, मिट्टी, बालू, फर्टाइल सॉइल, कंकड़, पत्थर लेके अपने साथ बहती है आगे। क्यों? क्योंकि उसके साथ फ्लो है, बहाव है भाई, तो उसके चक्कर में जो आएगा वो सब चीज बहता हुआ चल जाएगा, है ना। अब चूंकि आपने बीच में डैम बना दिया है और उसके गति को आपने रोक दिया, फ्लो को आपने रोक दिया, तो ऑब्वियस सी बात है पानी जाके टकराएगा कहाँ पे? डैम में जाकर टकरा जाएगा, और डैम में टकराने के बाद उस पानी में अस्थिरता आ जाएगा, मतलब कि वो पानी पूरी तरीके से अस्थिर हो जाएगा, रुक जाएगा, और रुकने के बाद जो उस पानी में धूल, मिट्टी, बालू जो भी होंगे वो नीचे धीरे धीरे हमारा क्या होने लगेगा? बैठने लगेगा। इसी वजह से वहां पे डैम के नीचे हमारा क्या हो जाएगा? सेडिमेंटेशन बहुत जमा हो जाएगा, मतलब कि धूल, मिट्टी, बालू, कण, ये सब जमा हो जाएगा। और ये सबसे बड़ा समस्या है डैम के आसपास होने वाले फ्लड का। मालूम है क्यों? क्योंकि देखिए डैम के नीचे पूरी तरीके से जमा हो गया क्या? धूल, मिट्टी, बालू, ये सब, है ना। अब चूंकि धूल, मिट्टी, बालू ये सब जमा हो गया है और पानी के स्टोर करने का उसमें जगह ही नहीं बचा, तो पानी इधर उधर भागेगा। इसीलिए डैम के अगल बगल में, आजू बाजू इलाके में जब बाढ़ आता है तो बाढ़ का कारण सबसे बड़ा यही है। ठीक है, क्योंकि वहां पे सेडिमेंटेशन यानी कि धूल, मिट्टी, ये सब बहुत ज्यादा जमा हो जाता है। ठीक है, आगे डैम्स में फ्रैगमेंट रिवर्स मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर एक्वेटिक एनिमल्स टू माइग्रेट। देखिए जब डैम बनता है तो डैम बेसिकली क्या कर रहा होता है? उसके फ्लो को, यानी कि रिवर के फ्लो को रोक देता है। अब चूंकि रिवर के फ्लो को आपने रोक दिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि पानी का लेवल धीरे धीरे डैम के पास बढ़ता चला जाएगा, बढ़ते 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 एक समय ऐसा आएगा जब वो पानी जिधर मन तिधर भागने लगेगा, है ना। कोई पानी का एक रास्ता इधर खुल जाएगा, पानी का एक रास्ता इधर खुल जाएगा, पानी का एक रास्ता, मतलब कि डैम के पीछे जो आपने पानी स्टोर किया है, जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे पानी हमारा इधर उधर भागना शुरू कर जाएगा। इस वजह से एक्वेटिक एनिमल माइग्रेट नहीं कर पाएगा। माइग्रेट नहीं कर पाएगा मतलब उसको जिस फ्लो के साथ भागना चाहिए था, जिस फ्लो के साथ उसको चलना चाहिए था एक्वेटिक एनिमल को, वो फ्लो उसको नहीं मिल पाएगा, जिसके वजह से एक्वेटिक एनिमल, मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल मारे जाते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि डैम्स में फ्रैगमेंट रिवर्स, मतलब कि डैम क्या कर सकता है? रिवर को फ्रैगमेंट कर सकता है, अलग अलग हिस्सों में बांट सकता है, और बांट भी देता है। इसके वजह से एक्वेटिक एनिमल को माइग्रेट करने में, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने में बहुत ही तकलीफ होता है, जिस वजह से वो मर जाते हैं। ठीक है, आगे डैम्स सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सॉइल लीडिंग टू इट्स डिकम्पोजिशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए डैम के पीछे क्या है? आपका पानी का पूरा जमावड़ा एकदम जमा हो गया है ना, और पानी का लेवल धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे पानी भी आपका इधर उधर फैलने लगता है। अब पानी के फैलने के कारण जो भी आसपास का वेजिटेशन था, मतलब कि जो भी हरियाली था, पेड़ पौधे थे, वो क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से पानी के नीचे दब जाएगा, यानी कि वो उसके अंदर चला जाएगा। और डैम का पानी भाई ऐसा तो नहीं है कि तुरंत पानी जमा होगा तुरंत आप उसको रिलीज कर दीजिएगा, ऐसा तो नहीं है। डैम का पानी एकदम सालों साल इकट्ठा रहता है ना, और सालों साल जब हमारा पेड़ पौधे पानी के नीचे रहेंगे तो ऑब्वियस बात है वो सड़ जाएगा, गल जाएगा। वह यहाँ पे लिखा हुआ था लीडिंग टू इट्स डिकम्पोजिशन ओवर अ पीरियड ऑफ
टाइम। तो जो भी हरियाली था आसपास आपके डैम के आसपास में, उसके ऊपर सालों भर पानी जमा रहने से लगातार वो सड़ जाएगा, गल जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स हैव आल्सो बीन द कॉज ऑफ मैनी सोशल मूवमेंट्स लाइक द नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड द तहरी डैम आंदोलन एटसेट्रा। तो बहुत बार ना कभी कभी मतलब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और बड़े बड़े डैम इस प्रकार के समस्याएं क्रिएट कर देते हैं कि लोगों को अलग अलग मूवमेंट चालू करना पड़ जाता है। मूवमेंट बेसिकली क्यों? क्योंकि इस डैम को हटाओ, ये हमारे लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो बड़े बड़े डैम को लेकर और हमारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को लेकर अलग अलग मूवमेंट समय समय पर चलाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मूवमेंट यहाँ पे दो दिया गया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन और दूसरा तेहरी डैम आंदोलन एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। तो ये सब आंदोलन क्यों लाना पड़ा लोगों को? क्योंकि कहीं ना कहीं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से और बड़े बड़े डैम से लोगों को समस्या हो रहा होगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए ये लोग मूवमेंट भी समय समय पर लॉन्च करते रहते हैं यदि उससे समस्या है तो। These social movements are launched because of large scale displacement of local communities by multi-purpose projects and large dams। देखिए ये मूवमेंट क्यों लाने का जरूरत पड़ा? पहली बात तो लोगों को समस्याएं होने लगते हैं, और दूसरी बात आप यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये जानिए कि जहाँ पे आपका डैम है, ठीक है, और डैम के पीछे क्या है? पानी है स्टोर किया हुआ, और वो पानी का लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा वो पानी हमारा इधर उधर भी भागने लगेगा। अब जब वो पानी इधर उधर भागने लगता है ना, जिस रफ्तार से पानी भागता है उस रफ्तार से हमारा शायद रिवर भी नहीं भागता है। मतलब कि जहां तक पानी जाएगा वहां तक के एरिया को पूरी तरीके से वो डुबा देगा, तहस नहस कर देगा। तो जो लोग आसपास में डैम के बसे होंगे उनके घर क्या हो जाएंगे? पूरी तरीके से पानी में डूब जाएंगे। तो जो लोकल कम्युनिटी है वहां के, उनको क्या होगा? समस्या होगा, है ना। तो उन समस्याओं से ही प्रेरित होकर, उन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए ही इस प्रकार का आंदोलन छेड़ा गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जिस मकसद से डैम को लगाया जाता है वो मकसद के अलावा यदि कुछ होने लगता है तो फिर लोग मूवमेंट करने लगते हैं। जैसे बेसिकली देखा जाए तो डैम क्यों बनाया जाता है? ताकि उसमें हम लोग मछली पालन कर सके, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके, उससे घरों में इंडस्ट्री में पानी हम लोग पहुंचा सके, है ना। यही सब चीज होता है, खेती बाड़ी कर सके। लेकिन ये मकसद हो गया किसका? डैम को स्टेब्लिश करने का। लेकिन इसके अलावा यदि कोई काम होने लगता है गलत तरीके से, तो फिर वही डैम जो कि भलाई के लिए बनाया गया था उसी डैम के खिलाफ फिर आंदोलन भी होने लगता है ना। तो इस बात को आप हमेशा याद रखिए कि ये जरूरी नहीं है कि जो चीज आपके भलाई के लिए किया जा रहा है वो आपको फायदा ही पहुंचाए, नहीं, वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। एग्जाम्पल आपके सामने डैम का है ना, वही बात यहाँ पे कहा गया है। तो ऐसे ऐसे मूवमेंट लॉन्च करने का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि हमारे आसपास के लोगों को पूरी तरीके से डिस्टर्ब, यानी कि उसको समस्याएं आ रही थी। ठीक है, बड़े बड़े पैमाने पर लोग अपने जगहों को छोड़ के जगह चेंज कर दे रहे थे वो लोग, क्योंकि उनका जमीन, घर, परिवार सब चीज डूब जा रहा था। आगे, लोकल पीपल हैड टू गिव अप देयर लैंड, लॉस्ट देयर लिवलीहुड एंड देयर कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज वाज नेग्लिजिबल। तो यहाँ से इतना बड़ा समस्या होने के बाद उनके घर डूब जा रहे हैं डैम के पानी के कारण, है ना, उसका लिवलीहुड पूरा चला जा रहा है। इस वजह से लोग क्या कर रहे हैं? आसपास के लोग अपने जमीनों को पूरी तरीके से छोड़ दे रहे हैं। भाई अब पानी में कौन रहना चाहेगा, है ना। तो वो अपने जमीनों को छोड़ के भाग जा रहे हैं। उसका लिवलीहुड यानी कि जिस जगह से उनका जीवन यापन चलता था, जहाँ से उनको दो पैसे कमाई होती थी, वो पूरी तरीके से तहस नहस हो जा रहा है। और उनका जो कंट्रोल था रिसोर्स के ऊपर, यानी कि आसपास के जमीन पे जो उनका कंट्रोल था वो जमीन भी उसके कंट्रोल से चला गया। अब उस जमीन पे क्या है? हमारा पानी है डैम का, जो कि पूरी तरीके से फैल चुका है। तो डैम का पानी बहुत बार हमको फायदा के साथ साथ नुकसान भी पहुंचा देता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? उस लोगों को जो कि डैम के आसपास हमारे लोग बसे हुए रहते हैं, जो गांव बसे हुए रहते हैं। उसके बाद, सो द लोकल पीपल आर नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स। तो आसपास जो डैम के आसपास जो लोकल हमारे पीपल होते हैं उनको डैम का या फिर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का उतना कुछ बेनिफिट नहीं मिल पाता है। बेनिफिट मिलने के बजाय उनको नुकसान मिल जाता है। ठीक है, समटाइम्स डैम्स क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पीपल वांटिंग डिफरेंट यूजेज एंड बेनिफिट्स फ्रॉम द सेम वाटर रिसोर्सेज। बहुत बार तो डैम क्या कर देता है? लोगों के बीच में झगड़ा पैदा कर देता है। जैसे सपोज कीजिए, देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, समटाइम्स डैम क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पीपल।
बिटवीन पीपल, यानी कि लोगों के बीच में कभी कभी ये कॉन्फ्लिक्ट यानी कि झगड़ा भी पैदा कर देता है, वांटिंग डिफरेंट यूजेज एंड बेनिफिट फ्रॉम दिस सेम वाटर रिसोर्सेज। जैसे मान लीजिए कि डैम के बगल में ना दो गांव बसा हुआ है, सपोज कीजिए कि डैम के बगल में दो गांव बसा हुआ है, और एक गांव का आदमी चाहता है कि उस डैम के पानी में हम मछली पालन करेंगे, यानी कि मछली पालेंगे, और दूसरा गांव का आदमी कहता है कि नहीं, हम मछली नहीं पालने देंगे, बल्कि हम इस पानी का खेत में इस्तेमाल करेंगे। तो बताइए, डैम तो एक ही है, डैम के पीछे जो पानी हमारा जमा है वो भी तो एक ही है ना, लेकिन गांव दो है और डिमांड भी दोनों का अलग अलग है। एक चाह रहा है कि नहीं, हम डैम के पानी में मछली पालन करेंगे, और एक चाह रहा है कि नहीं, हम डैम के पानी से अपने खेतों में सिंचाई करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे दोनों में झगड़ा होना ही है ना। तो डैम कभी कभी जो है कॉन्फ्लिक्ट भी लोगों के बीचों में पैदा कर देता है, ठीक है, क्योंकि लोगों का डिमांड क्या होता है डैम के पानी को लेकर, अलग अलग होता है। ऑल्सो डैम्स क्रिएट इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, सोचिए, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। बहुत बार तो डैम ना दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट कर देता है, झगड़ा कर देता है दो स्टेट्स के बीच में। सपोज मान लीजिए, जैसे बिहार से होते हुए हमारा गंगा नदी झारखंड को जाती है ना, मान लीजिए कि बिहार से होके गंगा नदी जो है झारखंड में होके जाती है, तो सपोज कर लीजिए कि जो रास्ता गंगा नदी को बहने का है, उसी रास्ते के बीच में बिहार गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा डैम बना दे, है ना, और डैम को बना के गंगा के पानी को रोक दे, तो क्या वो पानी हमारा झारखंड पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो यहाँ पे शिकायत किसको होगा? शिकायत होगा झारखंड गवर्नमेंट को। वो कहेगा बिहार गवर्नमेंट को कि भाई तुमने गंगा के बीच में डैम बना दिया, क्यों बनाया डैम? ठीक है, आप डैम बना दिए हैं तो पानी को रिलीज कीजिए डैम के थ्रू, ताकि पानी वो हमारे स्टेट में भी आ सके, है ना। तो कभी कभी क्या होता है ना कि बीचों बीच डैम बनाने के कारण, एक स्टेट में डैम बनाने के कारण दूसरे स्टेट वालों को तकलीफ हो जाता है, और वैसी बातें होना ही है, क्योंकि भाई देखो पानी है और पानी पे सबका अधिकार है। तो बिहार गवर्नमेंट यदि गंगा नदी के बीच में एक डैम बनाती है, तो वैसी बात है झारखंड गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होगा ही होगा, क्योंकि पानी पे सबका अधिकार है, ठीक है। तो ये चीज होता है। आगे बढ़ते हैं, तो डैम्स लोगों के बीच में तो झगड़ा क्रिएट करता ही है, साथ ही साथ एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में भी झगड़ा पैदा कर देता है, ठीक है। उसके बाद लार्ज डैम्स आर अनसक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग फ्लड्स एट द टाइम ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल। देखिए बहुत बार क्या होता है ना कि बरसात भयंकर रूप से होता है, ठीक है। अब भयंकर रूप से बरसात है तो वैसी बात है पानी भी बहुत भयंकर होगा, है ना, और इतना ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है कि बड़े बड़े डैम उस पानी को स्टोर करने में असक्षम हो जाते हैं, यानी कि उसका लेवल धीरे धीरे जैसे जैसे पानी का बढ़ेगा, और वैसे बात है डैम के ऊपर से पानी बहने लगेगा, है ना। तो बड़े से बड़े डैम भी बरसात के पानी को कभी कभी नहीं रोक पाता है, और मतलब कि वो रोक ही नहीं पाएगा। कहाँ से रोक पाएगा भाई? जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ेगा, बरसात जैसे जैसे होगा, तो वैसे वैसे पानी का लेवल भी बढ़ेगा। तो किसी डैम का क्षमता होता है कितना पानी रोकना है, कितना नहीं रोकना है ना। तो बड़े बड़े डैम भी कभी कभी बरसात के पानी को रोकने में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, नहीं रोक पाते हैं वो। आगे, हाँ ये तो हो गया। द फ्लड्स हैव नॉट ओनली डिवास्टेटेड लाइफ एंड प्रॉपर्टी बट ऑल्सो कॉज्ड एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन। तो ऑब्वियस ये बात है भाई, जब फ्लड जैसा सिचुएशन आएगा, यानी कि जब बाढ़ जैसा सिचुएशन आएगा हमारा, तो बाढ़ वाला सिचुएशन केवल और केवल हमारे प्रॉपर्टी और हमारे लाइफ को खराब नहीं करता है, इसके साथ ही साथ हमारे मिट्टी को भी बहा के लेके चल जाता है, ठीक है। आगे उसके बाद, हाँ यहाँ तक तो हो गया। It was also observed that the multi-purpose projects and large dams give rise to earthquake, waterborne diseases, pests and pollution। तो बहुत बार ऐसा भी देखा गया है, कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के द्वारा और बड़े बड़े डैम के द्वारा जो है ना अर्थक्वेक भी किया गया है। क्या अर्थक्वेक हम लोग करेंगे? नहीं, अर्थक्वेक भी कभी कभी हो जाता है बड़े बड़े मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बनने के कारण, और बड़े बड़े डैम बनने के कारण कभी कभी हमारे वहाँ पे अर्थक्वेक जैसा सिचुएशन, यानी कि भूकंप जैसा सिचुएशन भी आ जाता है, और अलग अलग प्रकार के पानी से रिलेटेड हमारा बीमारी भी हो जाता है। वाटर बॉर्न डिजीज का मतलब क्या? ऐसी बीमारी जो कि पानी को पीने से होता है, ठीक है। और बहुत प्रकार के कीड़े मकोड़े भी हमारे उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि देखिए डैम के पीछे हमारा पानी क्या स्टोर है, और वो लगातार पानी स्टोर रहेगा तो वैसे बात है उस पानी में कीड़ा मकोड़ा तो आना ही है ना। और साथ ही साथ जब कीड़ा मकोड़ा आएगा तो पानी में क्या हो जाएगा? पोल्यूशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ तक में हम लोगों ने जो पढ़ा है वो बेसिकली ये बता रहा है कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कभी कभी लोगों को फायदा के साथ साथ नुकसान भी पहुंचा देता है।
ठीक है। तो नुकसान का यदि बात करें तो आपके सामने इतने सारे पॉइंट हमने लिख रखे हैं, तो जो भी आपको मन करे आप वो पॉइंट उठा के लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हमने आपको यहाँ पे नोट्स दे दिया है। कोई डाउट अब इसमें? चलिए, तो ये जो हमारा टॉपिक था, टॉपिक का नाम था हमारा बेसिकली सम प्रॉब्लम्स में अकर ड्यू टू मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स विच आर एज फॉलोज। इसी को हमने आज पढ़ा है। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से क्या क्या समस्याएं हो सकते हैं और बड़े बड़े डैम से क्या क्या समस्याएं हो सकते हैं, वो दोनों को हम लोग एक साथ यहाँ पे पढ़ चुके हैं। आप तो कोई डाउट नहीं होगा? चलिए, कोई डाउट नहीं है तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप इसका वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट्स भी लिख लीजिएगा, ठीक है। अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और ये भी बहुत सिंपल टॉपिक है। इसके बारे में आप बचपन क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में आप पढ़ते आ रहे हैं, तो छोटा सा टॉपिक है, बड़े मजेदार है, तो इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वाले क्लास में।